बोला लाइट रे आई एंगल पर इंसिडेंस एंगल पे गई, अंदर प्रिज्म पे थोड़ा चली और बाद में ई एंगल पर निकल गई। ओवरऑल देखें तो लाइट रे जाना सीधे चाहती थी और चली थोड़ी ऐसी गई। इसका मतलब लाइट, मतलब जो हमारा प्रिज्म है, लाइट को डेविएट कर देता है अपने, मतलब प्रिज्म बनाने वाले के हाथ में ये दो बातें होती हैं, ए और म्यू। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि जब भी कभी लाइट रे प्रिज्म के अंदर जाती है तो पहली सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे रिलेट होता है। इस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूले हैं। किसी भी फॉर्मूले को जब मैं बनाता हूं तो क्या सोचता हूं, चलिए मिरर फॉर्मूला जब हमने बनाया था 1/v + 1/u = 1/f, क्या करना चाहते थे। स्वागत है आप सभी का भौतिकी प्लस में। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर पवन कुमार गर्ग। आज एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं रे ऑप्टिक्स से, जिसका नाम है प्रिज्म। क्या करता है जी प्रिज्म? बोला लाइट रे जाती है और उसको डिस्पर्स कर देता है, बहुत सारे रंगों में बिखेर देता है, रेनबो बना देता है। तो आइए प्रिज्म को समझे। जनरली लोगों को लगता है प्रिज्म के बस फॉर्मूले याद कर लो काम हो जाएगा। नहीं भैया, आप नीट के PYQs उठा के देखेंगे तो प्रिज्म के काफी अच्छे सवाल और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है नीट के पर्सपेक्टिव से प्रिज्म हमारे लिए, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल देखेंगे प्रिज्म पर बेस्ड है। तो आइए प्रिज्म को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रिज्म करता क्या है। देखिए, आपके लिए कोई नई बात होगी, प्रिज्म मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बता क्या सोचता हूं प्रिज्म के बारे में। भाई साहब, प्रिज्म में हो क्या रहा है? बोले लाइट रे, मैं मान लेता हूं मेरी सराउंडिंग रेयरर है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, और मेरा प्रिज्म कैसा है, डेंसर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। तो मेरी लाइट सराउंडिंग से प्रिज्म के अंदर जाती है और फिर दूसरी सरफेस से प्रिज्म के बाहर आ जाती है। तो ओवरऑल एक इंटरफेस और दो इंटरफेस, इसका मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। बस दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म। कुछ नया नहीं है। रिफ्रैक्शन हो रहा है सर, कितनी बार हो रहा है? दो बार। पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन और दूसरी सरफेस पे रिफ्रैक्शन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, प्रिज्म में कोई नई बात नहीं हो रही, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। पहले तो ये मन में जो डर है, प्रिज्म नया टॉपिक है, नया कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल ऑप्टिक्स है। थोड़ी सी ज्योमेट्री है जो हमें समझनी पड़ेगी। इस पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको प्रिज्म की ज्योमेट्री के बारे में ज्यादातर चीजें बताने वाला हूँ। समझते हैं होता क्या लाइट में। मतलब प्रिज्म लाइट के साथ करता क्या है। बोला लाइट रे आई एंगल पर इंसिडेंस एंगल पे गई, अंदर प्रिज्म पे थोड़ा चली और बाद में ई एंगल पर निकल गई। ओवरऑल देखें तो लाइट रे जाना सीधे चाहती थी और चली थोड़ी ऐसी गई। इसका मतलब लाइट, मतलब जो हमारा प्रिज्म है, लाइट को डेविएट कर देता है अपने पास। अच्छा, मतलब प्रिज्म के अगर आप वेरिएबल्स को देखें तो ए और म्यू, ये दो ऐसे वेरिएबल हैं जो प्रिज्म के कैरेक्टर को बताते हैं। मतलब प्रिज्म बनाते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक म्यू का और ए का। मतलब प्रिज्म बनाने वाले के हाथ में ये दो बातें होती हैं, ए और म्यू। चलिए अब बात करते हैं आई और R1। बोला आई और R1 में नाता है। बोला कैसे? बोला ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। बोला आई कौन है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और R1 कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, R1 कौन है? फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। R2 कौन है? नाम सुन के लगता है कि भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, नहीं भैया। दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? R2। इस बात पे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं कि R2 इज व्हाट? दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ई कौन है? बोला जिस एंगल पर लाइट निकली, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से देखिए, आई और R1 में एक रिलेशन है। कैसे सर? μ1 sin i = μ2 sin R1, स्नेल्स लॉ। R2 और E में भी एक रिलेशन है। बोला μ2 sin R2 और μ1 sin E। मतलब इन दोनों का आपस में नाता है, इन दोनों का आपस में नाता है। पर कहीं ना कहीं मुझे इच्छा क्या है, इसका और इसका नाता ढूंढना। मतलब कहीं ना कहीं R1 और R2 में कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे? प्रिज्म की ज्योमेट्री से इफेक्ट होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे R1, R2 और A में इंटरेस्ट है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसको ढूंढने गए। तो बोला सिंपल ज्योमेट्री है। ये अगर R1 है तो ये 90 - R1। बिल्कुल सर सही। ये R2 है तो ये 90 - R2 है। सर बात समझ में आती है आपकी? अब आप ध्यान से देखिए, देखिए, अरे मिलकेगा, देखिए ट्राइंगल मिलकेगा, जरा देखिएगा आपको मिलकता हुआ ट्राइंगल दिखता है क्या? ये जो ट्राइंगल मिलक रहा है आपको दिख रहा है क्या? आप ध्यान से देखिए, इसका एक एंगल 90 - R1 है, दूसरा एंगल 90 - R2 और एक एंगल ए है। और एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 90 - R1 90 - R2 प्लस ए किसके बराबर है? 180। 90 90 180 चला गया और ये हो गया a माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू a किसके बराबर आ गया? R1 प्लस R2। बहुत सिंपल। बोले सर क्या बात बोली आपने। इसका मतलब R1 R2 में क्या रिलेशन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रिज्म डिसाइड करेगा कि R1 और R2 कैसे रिलेट होंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या निकल कर आया है? R1 प्लस R2।
जब ये एक्सप्रेशन में निकाल रहा हूं, मैंने अभी प्रिज्म के बारे में कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं बोली है, मतलब अभी मेरे दिमाग में कोई भी अजम्पशन नहीं आया है। अभी बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी R1 होगा R2 होगा तो ये हमेशा 90 माइनस R1 होगा, ये हमेशा 90 माइनस R2 होगा, और इस ट्राइंगल की वजह से A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हमेशा सही है। तो मोस्ट ऑफ द प्रिज्म के जो सवाल है वो यहीं निपट गए। मैं सच बोल रहा हूँ, आप पीवाई की उठाएंगे तो मैं मोस्ट ऑफ द सवाल सिर्फ यहीं से निपटा दूंगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि जब भी कभी लाइट रे प्रिज्म के अंदर जाती है तो पहली सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे रिलेट होता है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आप पीवाईक्यू देखेंगे, हम कुछ सवाल इससे ही हो जाएंगे। बोला सर ठीक है, आप थोड़ी प्रिज्म की बात करिए, स्पेसिफिकली प्रिज्म की। मैंने कहा बोला लाइट क्यों क्या करता है, बोला सर इंसिडेंट पे जाती है और लाइट को डेविएट कर देता है। जब भी चीज डेविएट हो रही है, लाइट डेविएट हो रही है, तो मन में एक थॉट आता है कि सर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने गए, बोला क्या होता है जी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इंसिडेंट लाइट रे अपने पाथ से कितना भटक गई या कितना घूम गई, इसको मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं पता है जब भी क्लास में बोलता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए, तो कोई सबके फॉर्मूले याद नहीं कराते, हम एक थॉट समझते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। बोला लाइट कहां जाना चाहती थी, बोला इंसिडेंट लाइट रे यहां जाना चाहती थी, और लाइट कहां चली गई, बोला यहां चली गई। बोला जहां जाना चाहती थी और जहां चली गई, उन दोनों के बीच के एंगल को मैं क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, देखिए मैं थोड़ी ज्योमेट्री बना रखी है, ये R1 है, ये पूरा एंगल आई था, तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल आई था, तो ये बचा आई माइनस R1। सिमिलरली ये बचा आई माइनस R2, ये सॉरी आई नहीं है, दिस शुड बी E। ये पूरा E है तो ये पूरा E होना चाहिए था, तो दिस इज E माइनस R2। अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक ट्राइंगल और मिलकाता हूं आपके लिए। मिलकाना समझते हैं क्या, भी देखिए, ये लो, ये दिस वन, देख रहे हैं ये ट्राइंगल मिलक रहा है, मिलक रहा है मतलब चमक रहा है, बोले ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आप देखें तो ये जो डेल्टा है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की अगर प्रॉपर्टी लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, I माइनस R1 प्लस में E माइनस R2। और यहां से देखूं तो I प्लस E माइनस का R1 और माइनस का R2। और मैंने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी जस्ट अभी, ये इसको एक टर्म और लिख देता हूं, और अभी अभी पढ़ा है कि R1 प्लस R2 कौन है, A। तो प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, I प्लस E माइनस A। क्या इसमें मैंने कोई अजम्पशन माना, नहीं, अभी तक मैंने कोई अजम्पशन नहीं माना, तो किसी भी जनरल प्रिंसिपल के लिए ये दोनों बातें सही है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। मुझे लगता है कि खत्म हो गया प्रिज्म, सच बता रहा हूं मैं आपको, खत्म हो गया। अब जो भी बातें थोड़ी बहुत मैथ्स और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री है, पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि प्रिज्म में R1 R2 का रिलेशन है इक्वल टू R1 प्लस R2 है, और उसमें जो डेविएशन है वो I प्लस E माइनस A। सर इसके आगे क्या करने वाले हैं, तो इसके आगे हम थोड़े स्पेशल केसेस पर जा रहे हैं। हम अब किसी जनरल प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे, हम किसी जनरल केस की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले किसी भले आदमी ने आइसोसेलेस प्रिज्म लिया। कैसा प्रिज्म लिया, आइसोसेलेस। सर आइसोसेलेस प्रिज्म क्या होता है, आइसोसेलेस वो प्रिज्म होता है जिसकी ये साइड और ये साइड सेम होती है। इसका मतलब प्रिज्म का इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सिमेट्रिक है, और उसके लिए उसने ग्राफ बनाया डेल्टा वर्सेस आई का, डेल्टा वर्सेस आई का, और ग्राफ कुछ ऐसा बना, थोड़ा सा सिमेट्रिक लग भी रहा है। और उन्होंने एक बात रियलाइज करी कि ये डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब आई इज इक्वल टू ई होगा। मतलब जब इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे, तब जो हमारा डेविएशन होगा वो मिनिमम डेविएशन होगा। इसका मतलब अब हम जो आगे बात करेंगे वो मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे, और मिनिमम डेविएशन का केस क्या है, जिसमें आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ई। तो सर समझ में आया कि जब भी डेविएशन मिनिमम होगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। सर तो और क्या कह सकते हैं, तो मैं मिनिमम डेविएशन को थोड़ा और प्रोसीड करता हूं कि आगे और क्या क्या मैं मिनिमम डेविएशन के बारे में बोल सकता हूं। आइए समझते हैं। पर अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला रिफ्रैक्शन लगा देते हैं क्या। पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन की स्नेल्स लॉ लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। मैं मान रहा हूं कि बाहर का सराउंडिंग μ1 है और इसका सराउंडिंग μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और मैं लिखूंगा दूसरी सरफेस पे लिखता हूं, तो लिखता हूं μ2, इसके लिए लिख रहा हूं μ2 sin R2 इज इक्वल टू μ1 sin E।
जब मैंने स्टेटमेंट दे दिया आई इज इक्वल टू ई है, तो आई इज इक्वल टू ई पुट करूंगा तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे और यहां से जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब सर जब भी मैं आइसोसेलेस प्रिज्म की बात करूं, कौन से प्रिज्म की? आइसोसेलेस। हर प्रिज्म में ट्रू नहीं है सर। जब भी मैं आइसोसेलेस प्रिज्म की बात करूंगा तो मिनिमम डेविएशन तब आएगा जब आई इज इक्वल टू क्या होगा? ई। और जिस दिन आई इज इक्वल टू ई हो गया तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2। बोले सर ठीक है, समझ में आया। और सर अभी ये मैंने पढ़ा ए इज इक्वल टू क्या R1 प्लस R2 है, तो मैं इसको R प्लस R लिख दूं तो यहां से R की वैल्यू A/2 आ गई। इसका मतलब R1 और R2 बराबर हो जाएंगे और वो किसके बराबर हो जाएंगे? A/2 के, एंगल ऑफ प्रिज्म के आधे के। सर कनेक्ट होती जा रही है। मतलब मिनिमम डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डेविएशन में मुझे समझ में आता है कि आई इज इक्वल टू ई हो गया, R1 इज इक्वल टू R2 हो गया और वो किसके बराबर हो गया? A/2 के बराबर हो गया। और यहां से डेविएशन भी देख लीजिए, अगर मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं तो I प्लस ई मतलब 2i लिख सकता हूं माइनस ए। ये सारी बातें किसके लिए चल रही हैं? मिनिमम डेविएशन। अब वो भी किस में? आइसोसेलेस प्रिज्म। आई होप आपको समझ में आया। इसका मतलब शुरुआत में जब हमने प्रिज्म पढ़ा आई, R1, R2, ई, ए, म्यू, बहुत सारे वेरिएबल थे, पर कहीं ना कहीं इन सब में अब नाते जुड़ते जा रहे हैं कि आई इज इक्वल टू ई है, R1 इज इक्वल टू R2 है और डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो गया? 2i माइनस ए। थोड़ी और बात मिनिमम डिवीजन की करना चाहूंगा। आपने बातें सुनी होंगी, कई सारे बच्चों को लॉजिक नहीं पता होता इस बात का, थोड़ा समझेंगे। बोला केस अगर मिनिमम डेविएशन है तो आई इज इक्वल टू क्या है? ई है। अगर आई और ई बराबर हो गए तो आर और आर भी बराबर हो गए, R1 R2। और अगर ये आ रहे तो 90 माइनस आर, ये आ रहे तो ये 90 माइनस आर। मजे की बात देखिए, ये एंगल थीटा है मान लीजिए। थीटा कैसे निकालेंगे? मैं पहले बड़े वाले एंगल में बात करूं तो मैं बोलूंगा a प्लस 2 थीटा किसके बराबर है? 180। तो यहां से थीटा की वैल्यू आएगी 180 माइनस a अपॉन 2। यहां से आप जरा करिए तो मैं करूंगा इस एंगल में बात करूं, इस ट्राइंगल में बात करूं, जरा आपको मिलकर आके फिर से दिखा देता हूं। ये वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा a प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर किसके बराबर है? 180। तो यहां से आप जब r की वैल्यू निकालेंगे, यहां से जब आप ये a प्लस 290 माइनस आर 180, तो यहां से 90 माइनस आर की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ 90 माइनस आर की, तो वो कितने आएगी? 180 माइनस 2, 180 माइनस a अपॉन 2। मजे की बात, ये थीटा कितना है? 180 माइनस 2 है। ये 90 माइनस आर कितना आया? 180 माइनस 2 है। तो सर क्या हो गया? इससे क्या इतना आप क्यों हाइप क्यों कर रहे हो? मैं हाइप इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मतलब इन केस ऑफ, मैं क्या स्टेटमेंट कर सकता हूं? इन केस ऑफ डेल्टा एम मतलब मिनिमम डेविएशन, लाइट इनसाइड प्रिज्म इज पैरेलल टू बेस। और ये तभी होगा जब मैं इसको थीटा और इसको थीटा मानता हूं। मतलब तभी होगा जब ये साइड और ये साइड कैसी होगी? सेम। मतलब तभी होगा जब मैं किस प्रिज्म की बात करूंगा? आइसोसेलेस प्रिज्म की। आई होप आपको चीजें कनेक्ट हो रही हो। आपको लग रहा होगा कि प्रिज्म में यार इतना ईजी था। हाँ भैया इतना ईजी है, कनेक्टेड है सारी चीजें। तो मुझे अभी तक क्या क्या मैंने बटोर लिया है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। मैंने क्या क्या आपको करवा दिया है। प्लस सर मेन बात ये समझ में, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। दूसरी मेन बात ये समझ में, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। पर ये दोनों बातें हमेशा ट्रू है। तीसरी बात ये समझ में कि मिनिमम डेविएशन में आई इज इक्वल टू ई होता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2 होता है और डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए होता है। और ये लाइन कैसी होती है? पैरेलल। और अब फाइनली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिज्म फॉर्मूला। मैं चाहता तो उसका डेरिवेशन स्किप कर देता, पर मैं चाहता हूं आपको उसका डेरिवेशन करा के ये समझाऊं कि कोई खतरनाक चीज नहीं है, सिंपल स्नेल्स लॉ लगाया है। सच बताएं तो प्रिज्म फॉर्मूले में करना क्या चाहते हैं? किसी भी आप इतने ऑप्टिक्स में इतने फॉर्मूले सुने आपने, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूले हैं। किसी भी फॉर्मूले को जब मैं बनाता हूं तो क्या सोचता हूं? चलिए मिरर फॉर्मूला जब हमने बनाया था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या करना चाहते थे? बोला 3 वेरिएबल थे सर, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है?
फोकल लेंथ कितनी है मिरर की और वो इमेज कितनी दूर बनाएगा, 3 वेरिएबल थे और इन 3 वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कराना था। एक हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, एक हमने इमेज कहाँ बनी और एक हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारे जो भी हमने चीज लगाई है, ऑप्टिकली जो चीज लगाई है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इन सब के बारे में कनेक्शन था। तो 3 वेरिएबल के कनेक्शन है। प्रिज्म में वेरिएबल गिनिए जरा, एक वेरिएबल आई, एक वेरिएबल R1, एक वेरिएबल R2, एक वेरिएबल E, एक वेरिएबल A, एक वेरिएबल U और एक वेरिएबल मिनिमम। तो कितने वेरिएबल हो गए, 3, 3, 6 और 7। 7 वेरिएबल को कनेक्शन बिठाना है जी। बोले सर ये तो डर सा लग रहा है। तो डरने की बात नहीं है, क्यों? 7 में से आप ध्यान से देखें तो R1 R2 अलग अलग वेरिएबल नहीं है साहब। क्यों नहीं है सर? अरे सर वो एक ही बन गया, R ही बन गया सर, अभी हमने सीखा है। मिनिमम डेविएशन में R1 R2 कैसे होते हैं, सेम। बोला सर I और E भी अलग नहीं है सर, हटा दो सर इसको भी, क्योंकि I है तो E अपने आप आ गया। मजे की बात सर ये है कि डेविएशन को मैंने I-2 ही लिखा था, इसका मतलब मुझे ध्यान से देखा जाए तो R की भी जरूरत नहीं है। क्यों सर? R इक्वल टू A/2 था, तो मतलब R की भी जरूरत नहीं है। और मैं सच बताऊं सर, मुझे ना I की भी जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे पास डेल्टा M है, A है, तो मेरे पास I भी है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा M आया था 2i-a। तो अगर मेरे पास डेल्टा है, मेरे पास A है, तो मेरे पास I है। इसका मतलब मेरे पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनका नाम है डेल्टा M, A और म्यू। इसका मतलब प्रिज्म फॉर्मूला बनाने में मुझे क्या करना है, 2 प्रॉपर्टीज प्रिज्म की और एक उसने जो इफेक्ट किया, इन तीनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। बहुत इजी। क्या करे सर? अभी 2 मिनट का काम है। आप कहेंगे सर क्या कर दिया आपने, तुरंत कर दिया। हाँ भी कैसे? पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, आइए। μ1, या मैं इसको लिख देता हूं, म्यू सराउंडिंग साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म साइन R1। मैं किसको रखना चाहता हूं, किसको नहीं रखना चाहता, आप ही बताते रहिएगा। म्यू सराउंडिंग रहने देते हैं, साइन आई, बोला आई नहीं रखना सर, ए और डेल्टा एम आ जाए। तो यहां से देखिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है डेल्टा प्लस A/2 और डेल्टा एम है। तो ये हो गया साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए और बाय 2 और इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म, और ये हो गया साइन। मुझे सर R1 नहीं चाहिए, ए चाहिए। R1 क्या होता है, A/2। किसके लिए? अच्छा, ये पूरी घटना किसके लिए घट रही है? मिनिमम डेविएशन के लिए। तो कई सारे बच्चे मार्केट में घूम तो रहे, हमको प्रिज्म आता है जी, हमने प्रिज्म फॉर्मूला याद कर लिया, सवाल कराएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि प्रिज्म फॉर्मूला तभी काम करता है जब हम डेविएशन कौन से की बात करते हैं, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। और प्रिज्म कौन सा होना चाहिए, आइसोसेलेस प्रिज्म होना चाहिए। तो जो प्रिज्म फॉर्मूला हमने बनाया है वो तभी वैलिड है जब आइसोसेलेस प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन का केस हो। तो यहां से मैं अगर निकालने जाऊं तो म्यू पी अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू आया साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। और इसी अच्छा, म्यूपी इन जनरल मैं मानता हूं कि प्रिज्म मेरा डेंसर है और सराउंडिंग है, तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन आपके लिए थोड़ा लिख देता हूं, या मैं यहां लिख देता हूं। तो फाइनल एक्सप्रेशन आया हुआ है, इसको म्यू आर बोल देते हैं, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ, और इसी को लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। आई होप आपको फीलिंग आई होगी कि इसको प्रिज्म फॉर्मूला क्यों बोल रहे हैं, इसमें कौन से वेरिएबल क्यों बचे। आपको ये 3 वेरिएबल पता है, मतलब आपको आई बाकी सब पता है, क्योंकि आपको आपस में कनेक्शन पता है। ये तो फिर भी क्लास, मतलब भले लोगों को आता है ये, जो लोग समाज में ऐसे भी घूम रहे हैं जो क्या घूम रहे हैं, सुनिएगा। अगर अगर मैं बात करूं केस ऑफ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म बोले तो प्रिज्म बोले तो मैंने प्रिज्म को बहुत थिन बनाया, पतला बनाया तो एंगल ए कैसा हो गया, बहुत छोटा। और एंगल ए बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा भी कैसा हो गया, बहुत छोटा। अगर सारे एंगल छोटे हो गए तो जरा समझिएगा क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा, सारे एंगल के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, तो साइन हट जाएगा। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, थीटा अगर स्मॉल हो तो पता है क्या आपको, ये बात पढ़ाते हैं मैथमेटिकल टूल्स में भैया। डेल्टा एम प्लस A/2 और अपॉन में A/2 कैंसिल हो गया है। यहां से आप जरा कैलकुलेट करिए तो आपको डेल्टा एम मिल जाएगा
ए म्यू आर माइनस 1। कई लोग तो समाज में ऐसे लोग इसको प्रिज्म फॉर्मूला बना के रट के घूम रहे हैं, पर ये कौन सा है? ये प्रिज्म फॉर्मूला का तो है, इसकी कंडीशन देखिए। फॉर्मूले तो रट लिए सर, कंडीशन नहीं समझ में आती, फिर कहते हैं सर पेपर में सवाल गलत था। नहीं भैया, ये केस कब है? जब केस हो मिनिमम डेविएशन, सिमेट्रिक प्रिज्म, और थिन। ये तीन कंडीशन के बाद निकल कर आता है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस 1। बट कई बार सवाल में जब ऐसा फॉर्मूला लगवाना होता है, इसको मिनिमम डेविएशन नहीं बोलते, सिर्फ डेविएशन बोल देते हैं। पर अंदर आपको, अंतरात्मा को आपको पता होना चाहिए डेविएशन नहीं है, मिनिमम डेविएशन है। आई होप आपको प्रिज्म की एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी, आपके मन में घुस गई होगी, और आपको प्रिज्म अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता होगा। अगर आपको लगता है कि स्नेल्स लॉ आता है तो मुझे प्रिज्म भी आता है, एक ही नई बात जोड़ी है, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आइए कुछ सवाल करते हैं जो नीट में पूछे गए हैं। पहला सवाल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, √2 है। एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30। एक एंगल ऑफ प्रिज्म है, एक प्रिज्म है भैया, क्या बना देते डायग्राम हम, और उसका एंगल भले लोगों ने बता रखा है 30 है। और खुशी की बात यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दिया, √2। कुछ नहीं बताया तो बाहर को 1 मान लेते। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ऑफ अ मिरर इनवर्ड्स बाय सिल्वर कोटिंग। कुछ तो कलाकारी करने की कोशिश करिए। मतलब यहां पर कोटिंग करके एक सरफेस को क्या बना दिया गया है? मिरर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मिरर। A beam of monochromatic light entering the prism from other face will retrace its path। ओहो, ये क्या पढ़ा दिया सर, क्या बोल रहे हैं? retrace its path। भले लोगों ने समझाया भी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस इफ इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द, बोला लाइट रे आई होगी, ये लाइट रे आई होगी, मान लेते हैं यहां पर इसका नॉर्मल है, और लाइट रे अंदर गई होगी, बोला मिरर पर गई और अपना पाथ रिट्रेस कर आ गई। सज्जे क्या कर दिया? रिट्रेस। मैं ये सवाल जानबूझ के उठाया कि आपको प्रिज्म के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और बताई दूं। वो कॉन्सेप्ट है रिट्रेसिबिलिटी का। रिट्रेसिंग मतलब लाइट जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस लौट गई। लाइट जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाए, आपने सुना है, देखा है, पर आपको रियलाइज नहीं है वो हमेशा होता है। आप प्लेन मिरर पे लाइट सीधी गिराओ तो सीधी लौट जाएगी ना, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट जाती है। ये बात हमेशा सही है, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे कोई सा भी मिरर हो। अगर आप मिरर पर अलोंग द नॉर्मल लाइट को गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे, अलोंग द नॉर्मल या फिर मिरर के परपेंडिकुलर, एक ही बात है। अलोंग द नॉर्मल गिराएंगे तो लाइट जिस रास्ते आई उसी रास्ते लौट जाएगी। लाइट अपना बात रिट्रेस करती है, तो बोला जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट जाएगी। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 90, और ये एंगल 90 होना चाहिए। अच्छा सर, समझ नहीं आया सर कुछ? इसको ऐसे समझेंगे तो सही समझ में आएगा। बहुत इजी सवाल है, कैसे सोचेंगे? सर मुझे क्या पूछा है पहले थोड़ा सा समझते हैं। सर पूछा तो आई है, क्या पूछा है? आई। और सर आई का नाता तो किससे होता है? R1 से। बोला कैसे पता? अरे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बोला सर R1 मिल जाए तो आई निकाल दूंगा, पर R1 के लिए तो R2 चाहिए। अब ध्यान से सोचिए, दूसरी सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? अलोंग द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, और दूसरी सरफेस का नॉर्मल इंसिडेंस मतलब एंगल आई 0। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 था, तो R2 कितना हो गया? 0। और मैंने सुना है A इज इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। सर R2 तो 0 हो गया, मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई? R1। इसका मतलब कितनी हो गई? 30। अरे भाई R1 तो मिल गया, गेम खत्म, पैसा हजम। बस थोड़ी सी मैथ्स कर देते हैं, आइए आपके लिए, आइए मैथ्स करते हैं थोड़ी सी। बोले क्या? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin R1। μ1 कितना है? 1। आई कितना सर? इसी की तो तलाश है। μ2 कितना भैया? √2। और R1 कितना है? 30। तो sin 30 कितना होता है? 1/2। अब देखें तो sin i की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। तो यहां से मेरा आंसर आ गया है i इज इक्वल टू 45। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसको ये समझ हो कि R2 क्या था, और जिसको ये समझ हो कि इक्वल टू R1 प्लस R2। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 2024 का, 2024 में जिस सवाल ने टेरर बनाया था। A light ray enters through the right angle prism। राइट एंगल प्रिज्म है। अच्छा मजे की बात ये है
कि कोई इसमें फॉर्मूला लगाने जाए, नहीं काम करेगा भैया, मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्मूला लगाया है, काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? ये आइसोसेलेस प्रिज्म नहीं है, इसमें काम ही नहीं करेगा कोई फॉर्मूला। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रिज्म का। देखिए अब हम कितनी जल्दी से करेंगे। बोला लाइट रे एंटर्स थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म एट अ पॉइंट पी विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। कितने एंगल पे आया? 30 डिग्री। इट ट्रैवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस। पैरेलल टू इट्स बेस, देखो पैरेलल टू इट्स बेस बोल के उल्लू बना रहे हैं। बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे पैरेलल टू इट्स बेस सर मिनिमम डेविएशन नहीं होगा। मिनिमम डेविएशन व्हाई? क्योंकि ये आइसोसेलेस प्रिज्म नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है। हालांकि कुछ स्मार्ट स्टूडेंट थे हमारे, हम तो उन्हें सिखाते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले उन्होंने सोचा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 से बड़ा नहीं है, ये भी 1 से बड़ा नहीं है, ये भी 1 से बड़ा नहीं है, एक ही ऑप्शन 1 से बड़ा था, तो वो तो बिना सॉल्व करे ही टिक कराए। भले भला हो ऐसे लोगों का, बट फिर भी अगर ऐसे ऑप्शन ना दे, एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हुआ और उसने ऐसे एलिमिनेशन अलाउ नहीं किया तो कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिए इस सवाल का मेन क्रक्स क्या है। मेन क्रक्स ये है, लाइट गई और दूसरी सरफेस पे जाके इंटरफेस पे चली गई, मतलब दूसरा सरफेस, अच्छा ऐसे नॉर्मली चली गई है, इसका मतलब दूसरी सरफेस पे क्या बस TIR होने ही वाला है, हुआ नहीं है, पैरेलल चली गई। अच्छा कब जाता है ऐसा? एंगल R2 मतलब दूसरी सरफेस में जो रिफ्रैक्शन है उसमें लाइट रे बस जस्ट कैसी चली गई है, अलोंग द इंटरफेस चली गई है। ऐसा तब होता है जब दूसरी सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्या हो? क्रिटिकल एंगल हो। यस, इसका मतलब दूसरी सरफेस पे जो लाइट गिरी है कितने एंगल पे गिरी है? θc पर। इसका मतलब गेम स्टार्ट हो गया कहां से? R2 इज इक्वल टू θc। बस क्वेश्चन की स्टार्ट नहीं मिलती लोगों को। बोला सर R2 इज इक्वल टू θc तो क्या करें? इजी। बोला R2 और θc के साथ काम करना मुझे तो नहीं आता, सब आपको भी नहीं आता। मुझे ना इनका साइन पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे θc की वैल्यू निकालने में मौत आती है, पर मुझे साइन θc की वैल्यू तुरंत लिख देता हूँ 1/μr। लिख देते हैं साइन R2 इज इक्वल टू 1/μ। चलो लिखने तो लगा, हमारा आंसर कहीं तो आएगा। बोला सर R2 तो नहीं पता है, I पता है, R2 से I तक का सफर करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला R2 का I का डायरेक्ट कोई नाता तो नहीं है, पर R2 और R1 का नाता है। R1 प्लस R2 क्या है? 90 है, एंगल ऑफ प्रिज्म है जो 90। तो यहाँ से जो R1 है, अब ध्यान से देखें, वो 90 माइनस R2 है, या फिर जो R2 है वो 90 माइनस R1 है। इसका मतलब R2 को 90 माइनस R1 लिख सकते हैं। देखा ठीक है यार, तुम कह रहे हो तो लिख देते। 90 माइनस R1 इज इक्वल टू 1/μ। ठीक। अच्छा साइन 90 माइनस R1 क्या होता है? कॉस R1। कॉस R1 हमें मिल चुका है 1/μ। पर मन में इच्छा है तो बोला सर फिर वही बात, R1 निकालिए, मुझे तो आई पता है। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो? आई पता हो R1 जानना है तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बोला 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। साइन आई कितना है? मैं साइन आई को साइन आई रख देता हूँ और अपॉन में म्यू कर देता हूँ और उसको कह देता हूँ साइन R1। मुझे साइन R1 पता, कॉस R1 जानना है, तो मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, ट्राइंगल बना दूंगा, इसको R1 मान देता हूँ। तो साइन R1 क्या हो जाएगा? साइन R1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, नाम है साइन आई को बना लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को म्यू बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो यहाँ से कॉस R1 की वैल्यू आ गई है बेस मतलब अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब म्यू। कॉस R1 की वैल्यू निकाल ली आई की टर्म में, बहुत सुंदर। यही तो इच्छा थी सर, आ जाओ पटक देते। कॉस R1 की वैल्यू आई थी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन में म्यू शुड बी इक्वल टू 1/μ। म्यू से म्यू काटी, बस हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से म्यू स्क्वायर की म्यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस, मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए। स्क्वायर करके इधर लेके आई, साइन आई की वैल्यू कितनी? साइन 30 मतलब 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और 1/4 प्लस 1 करेंगे 5/4, जो आ जाएगा अंडर रूट में 5/4, उसको करेंगे तो अंडर रूट 5/2। आंसर क्या हो गया? सेकंड। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको आई होप सारी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखें, कोई प्रेशर फॉर्मूला काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम करी और ये फैक्ट काम करा। हमें ये समझना है कि जो भी कार्यक्रम होता है जनरली दूसरी सरफेस पे होता है, तो हमें समझना पड़ेगा, और जो भी कार्यक्रम होना है उसको कौन कंट्रोल करता है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, R2। मतलब जो भी खेल होता है जनरली किस पर होता है, R2 पर होता है। एक और सवाल कर लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा सर पढ़ाया तो प्रिज्म फार्मूला, सवाल उल्टे सीधे करा दिए, प्रिज्म फार्मूला काम नहीं आता। तो मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए डाला, ये बात रियलाइज कराने के लिए कि प्रिज्म फार्मूले पे भी सवाल आ जाते हैं भैया। क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45, एंगल आई दे रखा है 45, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, बोला एंगल ऑफ ए देखा है 60 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोला म्यू जानना है और डेल्टा एम जानना है। आ जाओ भैया, सबसे पहले तो डेल्टा एम आया था 2i माइनस ए, याद होगा आपको। तो डेल्टा एम तो आ गया 2i मतलब 90 माइनस ए मतलब 60, बोला कितना आ गया 30 डिग्री। डेल्टा डेल्टा तो 30 डिग्री, दो ऑप्शन है। अब म्यू पूछा है तो मिनिमम डेविएशन केस है, तो म्यू किसी को क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2, इजी। साइन डेल्टा एम कितना है गाइस 30 और ए कितना है 60, तो ये हो गया 45 हो गया, ठीक है, अपॉन साइन ए कितना था 60 था, तो ये हो गया साइन 30। अब यहां से करिए तो यह रहेगा 1/√2 और यह रहेगा 1/2, आप ध्यान से देखेंगे आ जाएगा √2। तो इसका मतलब एंगल 30 और √2, हमारा ऑप्शन कैसा रहेगा ए। तो ऐसे फर्जी सवाल भी आ जाते हैं, सीधा फॉर्मूला भी यूज है। तो मैंने आपको प्रिज्म की मेन बात बताई और प्रिज्म से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो बताए। इसके बाद डिस्पर्जन भी हुआ करता था एक जमाने में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें हम एंगुलर डिस्पर्जन बताते थे, डिस्पर्सिव पावर बताते थे, पर वो सब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। स्पेशली नीट की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी तक प्रिज्म, अभी अगर हाल फिलहाल के देखा जाए तो प्रिज्म की सारी बातें मैंने आपसे कर दी। ठीक है गाइस, मिलते हैं कभी और। जय हिंद गाइस।